नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। सैकड़ों अभ्यर्थी लखनऊ स्थित इको गार्डन पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो गए थे। ये सभी छात्र हाथों में होर्डिंग और बैनर लिए हुए थे। इन पर यूपी पुलिस परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई थी। इनका कहना था कि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। पेपर लीक केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हुआ है, इसलिए ये एग्जाम फिर से करवाया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस ने कहा है कि एक पेपर लीक होने से सिर्फ एक साल बर्बाद नहीं होता, लाखों करोड़ों युवाओं की जिंदगी बर्बादी की कगार पर खड़ी हो जाती है, जो सालों से इन नौकरियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। युवाओं के साथ ये अन्याय कब तक होगा? यूपी में प्रतियोगी परीक्षा लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों प्रदेश में 2 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ, एआरओ और पुलिस की सिपाही भर्ती शामिल थी। दोनों ही परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए। इसको लेकर अभ्यर्थियों में रोष है और वो कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने के बाद दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में अभ्यर्थियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आरओ एआरओ परीक्षा के लीक के मामले में शुक्रवार को प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का रैला उमड़ पड़ा। हजारों की संख्या में मौजूद अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया और योगी सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया और ताली बजाकर विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केएम जोसेफ ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के महत्व पर जोर देते हुए कहा, ये लोकतंत्र में अनिवार्य है। संविधान से धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ को हटाने के लिए कुछ हलकों से की जा रही मांग का जिक्र करते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा, इस शब्द के बिना भी भारतीय संविधान में स्वाभाविक रूप से धर्मनिरपेक्ष विशेषताएं हैं। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अपरिहार्य है। यदि कोई सरकार प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता हटाती है तो ये लोकतंत्र की मृत्यु की घंटी होगी। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के बिना इतने सारे धर्मों, भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों वाले देश में हम अपने देश के मूल लोकाचार को खो देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार चंदा जुटाने के लिए एजेंसियों से कार्रवाई करवाती है और चंदा जुटाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में कई कंपनियों ने जांच एजेंसियों के छापे के बाद भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कुछ मामलों में छापे के बाद चंदे की राशि में बढ़ोतरी भी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई से धमकी देकर हफ्ता वसूली की जा रही है। ब्लैकमेल की राजनीति की मिसाल है ये। जयराम रमेश ने सवाल किए हैं कि क्या आप हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे कि आपकी पार्टी को कहां से चंदा मिला है। दूसरा, अगर आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग पारदर्शिता से होता है, अगर ये बात सही है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से जानकारी ली गई है, क्या आप खंडन करेंगे उसका कि इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उससे चंदा नहीं मिला? अगर आपकी नीयत साफ है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड जांच को स्वीकार करेंगे? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह हफ्ता वसूली पार्टी और सरकार है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ताकि वो किसी भी हालत में सत्ता में वापस आ जाएं तो कुछ भी करने को तैयार हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल लो और बिजनेस योजना के बारे में पता है? देश के प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और चंदा का धंधा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि रिपोर्ट्स में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एमपी में एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। राहुल ने कहा कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गारंटी है। पीएम मोदी ने बनारस में एक सार्वजनिक रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव में मोदी को एनडीए को 100% सीटें देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखर कार्यकाल होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर क्षेत्र में नई बुलंदी पर होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की अपील की।
बता दें, पिछले हफ्ते कमलनाथ के भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उन्होंने बार बार इस बात से इनकार किया। हालांकि इन अटकलों पर कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी पार्टी छोड़ने या बीजेपी में शामिल होने को लेकर सफाई भी दी और भरोसा जताया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए औपचारिक सीट बंटवारे की घोषणा कर दी। इसके एक दिन बाद ऐसे संकेत हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी गठबंधन कर सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस की सीट बंटवारे पर बात लगभग बन गई है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता अंतिम चरण में है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी सफलता विपक्षी गुट के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली हो सकती है, जो पिछले महीने नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की दुविधा से झटका लग रहा था। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस तृणमूल वार्ता जो पूरी तरह से टूट गई थी, पिछले एक सप्ताह में फिर से शुरू हो गई है। इसके अलावा बिहार में भी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा जल्द ही होने की उम्मीद है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने लगी है। यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी में शामिल दल भी फॉर्मूले पर आगे बढ़ गए हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग के साझा प्लान का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद अन्य पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच फोन पर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। इस बातचीत के जल्द पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे। एक दिन पहले राहुल गांधी ने शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की थी और सीट शेयरिंग पर जल्द सहमति बनाने का आग्रह किया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन इन प्रधानमंत्री का नारा है जेल जवान जेल किसान। उन्होंने कहा कि परेशानी में है मोदी सरकार, बौखलाई हुई है। वो जान गई है कि सत्ता में उनकी वापसी मुश्किल है। ये कई वजह हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते को बंद करना, निजी कंपनियों से धमकाकर पैसे ले रही है भाजपा। केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बीच गुरुवार को घोषणा की कि वो अपनी मांगों के समर्थन में कई कार्यक्रमों के साथ देश भर में किसानों को एकजुट करेगा। बता दें, एसकेएम किसानों का एक प्रमुख संगठन है जिसने 2020-21 के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। पंजाब और हरियाणा के खनौरी सीमा पर 21 वर्षीय शुभकरण सिंह की हत्या के एक दिन बाद यहां एसकेएम की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त किसान मोर्चा फिर से एक्शन में आ गया है। संगठन ने गुरुवार को 6 सदस्यों की एक समिति बनाई है जो इससे पहले हुए किसान आंदोलन में उतरने वाले संगठनों से चर्चा कर बीते दिनों विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर एक एक्शन प्लान बनाएगी। इस समिति में हन्नान मुल्ला, जोगिंदर सिंह उग्रहा, बलबीर सिंह राजेवाल, युद्धवीर सिंह, दर्शन पाल और रामेंद्र पटियाला शामिल हैं। जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक अभिक साहा ने बताया, हमने समिति के सदस्यों पर यह छोड़ा है कि वो उन सभी किसान संगठनों से चर्चा करें जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे और उन्हें एक साथ लेकर आएं। पंजाब हरियाणा सीमा पर 22 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत के 2 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला पुलिस ने पहले पत्र जारी कर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ एनएसए लगाने की बात कही, फिर शुक्रवार सुबह कहा कि उनके खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने अभी तक किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए लागू नहीं किया है और केवल इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक इस आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से कितने पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है और कितने पुलिसकर्मी घायल हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक आंदोलन के दौरान 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हरियाणा में हुई है, एक को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वहीं आंदोलन के दौरान पंजाब में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की जिम में मौत हुई है। हरियाणा के अंबाला जिले की पुलिस ने कहा है कि वो किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुई नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्तियों की कुर्की और उनके बैंक अकाउंट को सीज करके करेगी। गुरुवार देर रात को अंबाला पुलिस ने बयान जारी कर बताया, शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर बैरिकेड तोड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी और निजी संपत्तियों को किए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रशासन ने पहले ही सतर्क किया था कि आंदोलन के दौरान सरकारी निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलन करने वालों को संपत्ति और बैंक अकाउंट को सीज करके की जाएगी।
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि खबर है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। आपने कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस में सहमति हो गई, कांग्रेस और आप में सहमति बन गई है, अचानक 2 बातें हुई। पहला, पुख्ता सूत्रों से पता चला कि ईडी ही नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने को कदम बढ़ा रही है। दूसरा, यहां तक जानकारी है कि सीआरपीसी 41A का नोटिस आजकल में केजरीवाल जी को भेज दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार या एनसीपी शरद चंद्र पवार को नया चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। गुरुवार को मिले इस चुनाव चिन्ह में तुरहा बजाता हुआ आदमी दिख रहा है। चुनाव आयोग से यह मिलने के बाद अब एनसीपी शरद चंद्र पवार का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी ही होगा। मराठी भाषा में इसे तुतारी कहा जाता है। इसी के साथ पार्टी अब लोकसभा चुनाव में उतरेगी। आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह देने पर शरद पवार ने इसका स्वागत करते हुए कहा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। सत्यपाल मलिक के यहाँ छापेमारी के बाद सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पैर में हुए संक्रमण का उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को उनके घर पर सीबीआई ने जो छापा मारा है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनके घर पर छापा डाला गया है, उसमें वो असल में विसिल ब्लोअर और शिकायतकर्ता थे। मलिक ने कहा कि 4 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शायद सीबीआई को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली स्थित उनके आवास के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि ये वही किरू मामला है जिसमें मैंने कहा था कि मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने फाइल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने जिन गुनहगारों के नाम लिए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीबीआई ने विसिल ब्लोअर के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला किया। छापेमारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इसका नाता आगामी लोकसभा चुनावों से है। वो बोले, सरकार अपने आलोचकों को चुप कराना चाहती है और बीते 1 साल से मैंने किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से सरकार से सवाल पूछे हैं, सरकार को वो पसंद नहीं है। सत्यपाल मलिक ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं 4 राज्यों में राज्यपाल रहा, जम्मू कश्मीर के बाद 2 राज्यों के राजभवन में कार्यभार संभाला। क्या मैं इस तरह के भ्रष्टाचार का हिस्सा बनूंगा? अगर मैं वाकई में भ्रष्ट होता तो क्या केंद्र सरकार मुझे 2 और राज्यों में राज्यपाल बनाकर भेजती? ईडी ने हिंसा प्रभावित संदेशखाली गांव में जमीन कब्जा करने के आरोप में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमों ने उनसे जुड़े स्थानों पर तलाशी ली। इससे 1 दिन पहले संदेशखाली में फिर से तनाव फैल गया था, जब निवासियों के एक समूह ने ताजा विरोध प्रदर्शन किया था और कथित तौर पर एक मत्स्य पालन के गार्ड रूम में आग लगा दी थी, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये स्थानीय टीएमसी नेताओं द्वारा हड़प ली गई जमीन पर बनाया गया था। घटना के बाद प्रशासन ने संदेशखाली की 5 ग्राम पंचायतों के तहत 9 क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।